हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। आप लोगों को पता ही है कि रीट मेंस के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। और ये प्रैक्टिस का आज का जो वीडियो है, ये प्रैक्टिस का 8वां वीडियो है। 7 वीडियो प्रैक्टिस के आ चुके हैं। उसके बाद मैंने जो राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं, उन्हें कंप्लीट कराया है। इन्हें मैं पहले भी कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ। तब मैंने आपको एक-एक चैप्टर पढ़ाया था। लेकिन इस बार मैंने क्या किया है कि मैंने एक किताब को एक वीडियो में ही खत्म करा दिया है। क्लास 6 की जो बुक है, उसे मैंने एक वीडियो में कंप्लीट पढ़ा दिया है। लगभग 3 घंटे की वीडियो है। और इन 3 घंटे में ये क्लास 6 की जो बुक है, हमारा राजस्थान भाग 1, उसे कंप्लीट पढ़ा दिया है। दूसरी वीडियो में क्लास 7 की बुक को कंप्लीट पढ़ा दिया है। लगभग 3 घंटे की वीडियो ये भी है। और इन 3 घंटे में आपकी ये वाली किताब भी कंप्लीट हो गई है, हमारा राजस्थान भाग 2। उसके बाद तीसरा जो वीडियो आया है, उसमें मैंने क्लास 8 की बुक को कंप्लीट पढ़ा दिया है। लगभग 3 घंटे 16 मिनट की ये वीडियो है। 3 घंटे 16 मिनट की। तो आप लोग ये सब वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। क्लास 9th की बुक को भी मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है। क्लास 9th की बुक वाली जो वीडियो है, उसमें मैंने क्लास 9th को एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। लगभग 6 घंटे की वीडियो है। और क्लास 10th भी मैंने कंप्लीट कराया है, वो भी एक वीडियो में। और जो क्लास 10th वाली वीडियो है, वो 11 घंटे की वीडियो है। और इतनी मेहनत मैंने आप लोगों के लिए की है, ताकि जिसने भी पहले ये वाली किताबें नहीं पढ़ पाई हैं, वो अब इन एक-एक वीडियो में इन किताबों को कंप्लीट कर सकते हैं। साथ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी चल रही थी। लेकिन जब ये किताबें मैं पढ़ाने लगी तो ये प्रैक्टिस वाली वीडियो नहीं आ पाई थी, जिसे मैं आज लेकर आई हूँ। 8वां प्रैक्टिस का वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सभी प्रश्न आपके उन्हीं किताबों से संबंधित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है, राजस्थान के वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है। पहला विकल्प है आरक्षित वन, दूसरा है अनारक्षित वन, तीसरा है सुरक्षित वन और चौथा है अवर्गीकृत वन। सुरक्षित वन को ही संरक्षित वन भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो राजस्थान के जो वन हैं, प्रशासनिक रूप से इन्हें 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है: आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। अनारक्षित वन ये प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दूसरा विकल्प, अनारक्षित वन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब इनके बारे में जान लीजिए। आरक्षित वन जो है, आरक्षित वन भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत शासित हैं। इनमें सख्त सुरक्षा उपाय हैं। पूर्व अनुमति के बिना शिकार, चराई, लॉगिंग जैसी गतिविधियां निषिद्ध हैं। संरक्षित वन जो है, ये आरक्षित वनों की तुलना में कम कड़ाई से विनियमित हैं, जिसमें स्थायी समुदायों द्वारा सीमित उपयोग की अनुमति मिलती है। और अवर्गीकृत वन जो है, इन वनों को विशेष रूप से आरक्षित या संरक्षित रूप में नामित नहीं किया गया है। अक्सर इनमें क्षतिग्रस्त वन भूमि या स्थानीय समुदायों द्वारा निर्वाह के लिए उपयोग किए जाने वाले क्षेत्र शामिल है। तो इनके बारे में इतनी जानकारी आप लोगों के लिए आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन थे? पहला विकल्प है महाराणा मुकल, दूसरा विकल्प है भोज परमार, तीसरा विकल्प है महाराणा हरि सिंह और चौथा विकल्प है नाग भट्ट प्रथम। जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए, कौन सा विकल्प इसका उत्तर होगा। आप लोग साथ में बताया कीजिए, ताकि ये जो प्रश्न है ये आपको याद होते जाएं। अब समय आप देख रहे हैं कम ही हो रहा है आपके एग्जाम के लिए, फिर रिवीजन का समय नहीं बचेगा आप लोगों के पास। इसीलिए अभी साथ में ऐसा पढ़ते चलिए कि आपको रिवीजन की जरूरत ना पड़े।
बाद के लिए कुछ भी मत छोड़िएगा कि बाद में इसको हम पढ़ लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। क्योंकि जब आपका एग्जाम का समय बहुत नज़दीक होता है, जैसे कि आपके एडमिट कार्ड जब आ जाते हैं, तब ये लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ पाया है और जो भी पढ़ा है वो भूल गए हैं, ऐसा फील होने लगता है। तो बाद के लिए कुछ भी मत छोड़िए, ऐसा पढ़ते चलिए कि आपको बाद में पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो चित्तौड़गढ़ के किले में तिरुभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन थे? तो ये थे भोज परमार। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, भोज परमार। तिरुभुवन नारायण मंदिर जो है राजस्थान के ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है और चित्तौड़गढ़ का जो किला है ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थानी लोक साहित्य री दीठ सुम हरजस काई। पहला विकल्प है लोक कथा, दूसरा है ख्याल, तीसरा है पवाड़ा और चौथा है लोक गीत। तो इस प्रश्न में आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। लोकगीत जो है राजस्थानी लोक साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंग है जो विभिन्न अवसरों और घटनाओं के साथ जुड़े हैं, जैसे विवाह, जन्म, धार्मिक अनुष्ठान। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। पहला विकल्प है अवनलकाई, दूसरा है सेम, तीसरा है चादर धुलन और चौथा है भूमि सर्पण। तो चंबल बेसिन की जो खंड भूमि है इसे अवनलकाई कहा जाता है। पहला विकल्प सही हो जाएगा। चंबल बेसिन की विशेषता क्या है? गहरी और सकरी घाटियां जिन्हें स्थानीय रूप से खड्ड के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है, वालर कृषि का प्रकार है पूछा गया है। पहला विकल्प है स्थानांतरित कृषि, दूसरा है अंतः कृषि, तीसरा है व्यापारिक कृषि और चौथा है बागानी कृषि। तो राजस्थान में वालर कृषि किसका प्रकार है? स्थानांतरित कृषि का। स्थानांतरित कृषि इसे ही झूम खेती कहते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। इसमें क्या किया जाता है? भूमि के किसी बड़े हिस्से को साफ किया जाता है, उस पर जो खरपतवार घास वगैरह उग आती है उसे काट कर उखाड़ कर वहीं जला दिया जाता है, तो इसे कर्तन और दहन कृषि भी कह दिया जाता है। उसके बाद जो राख मिलती है इन्हें खरपतवार और ये सब जलाने के बाद घास फूस, तो जो राख मिलती है उसे भूमि में ही मिलने दिया जाता है। फिर बीज छिड़क दिए जाते हैं, खेती की जाती है, एक साथ कई फसलें उगा ली जाती हैं। इस पर हल नहीं चलाया जाता, यानी कि खेती जो होती है, भूमि जो होती है उसे जोता नहीं जाता है और किसी भी उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जाता है और एक साथ कई फसलें उगा ली जाती हैं। जब फसल तैयार हो जाती है तब इस भूमि के क्षेत्र को छोड़ दिया जाता है, फिर किसी दूसरी खंड पर, भूमि खंड पर इसी तरीके से खेती की जाती है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, कब लागू हुआ? पहला विकल्प है 1992, दूसरा है 1982, तीसरा है 1972 और चौथा है 1962। तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ है 1972 में। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में वन्य जीवों और उनके आवासों की सुरक्षा के लिए अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम शिकार प्रजातियों के संरक्षण और वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के प्रबंधन को विनियमित करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम स्वरूप किसान रोग कहानी संज्ञेनी है। पहला विकल्प है तीखी धार, दूसरा है हाड़ा खोड़ी, तीसरा है धान कथावा और चौथा है बारीक बात। तो राम स्वरूप किसान राजस्थानी साहित्य के प्रमुख कहानीकारों में से एक हैं और उनकी कहानियां राजस्थानी जनजीवन, संस्कृति और सामाजिक वास्तविकताओं की सजीव प्रस्तुति करती हैं। उनके कहानियों के संग्रह का नाम है धान कथा। यहाँ पूछा गया है कि राम स्वरूप जो किसान हैं उनकी कहानी का जो संग्रह है कहानियों का, वह किस नाम से जाना जाता है? तो धान कथावा। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद में किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया था? अच्छा प्रश्न है। पहला विकल्प है भगवंत सिंह, दूसरा है जगत सिंह, तीसरा है जसवंत सिंह और चौथा है मान सिंह। तो जब जहांगीर मुगल बादशाह बना तो उसने मान सिंह के मनसब को कम कर दिया। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इन्होंने क्या किया? मान सिंह के मनसब को 7,000 से घटाकर 5,000 कर दिया। अब मनसबदारी क्या है? तो मुगल प्रशासन और सैन्य पदानुक्रम को व्यवस्थित करने के लिए अकबर द्वारा मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की गई थी और इसने अधिकारियों को मनसब नामक रैंकों में वर्गीकृत किया, जिसने उनकी स्थिति, वेतन और उनके द्वारा नियंत्रित सैनिकों की संख्या निर्धारित की। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन फड़वाचन से संबंधित है? पहला विकल्प है भौपे, दूसरा है कालबेलिया, तीसरा है बंजारे और चौथा है सरगढ़े। तो फड़वाचन से संबंधित है भौपे। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। भोपे समुदाय पारंपरिक रूप से लोक कथाओं के पाठ से जुड़े हुए हैं, जिसमें फड़ भी शामिल है। फड़ राजस्थान में कहानी सुनाने का एक पारंपरिक रूप है, जिसे अक्सर स्क्रॉल पेंटिंग और मौखिक पाठ के माध्यम से दर्शाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? पहला विकल्प है स्वांग, दूसरा है रम्मत, तीसरा है ढाडी और चौथा है ख्याल। तो लोक नाट्य शैली राजस्थान की जो नहीं है वह है ढाडी। ढाडी जो है ये राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है। यह मुख्य रूप से पंजाब में पाई जाने वाली बल्लाद गायन की परंपरा है। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या अधिक है तथा वह किसी भाषा के समझने के साथ पढ़ लिख सकता है, वह कहलाता है। पहला विकल्प है साक्षर, दूसरा है निरक्षर, तीसरा है स्नातक और चौथा है विज्ञ। तो जनगणना 2011 के अनुसार कोई जो व्यक्ति है जिसकी आयु 7 वर्ष से अधिक है, 7 वर्ष है या 7 वर्ष से अधिक है, वह किसी भाषा के समझने के साथ पढ़ लिख सकता है, तो वह साक्षर कहलाएगा। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जसनाथी संप्रदाय प्रधान पीठ कठिने है, यानी जसनाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? पहला विकल्प है पीपासर, दूसरा है कतरियासर, तीसरा है मुकाम तालवा और चौथा है सिंगरासर। तो जसनाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? बीकानेर जिले में स्थित कतरियासर गांव में। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। मैंने आपको पढ़ाया है, जिसने भी उन किताबों वाली वीडियो देखी है उसे तो पता होगा। आपको उन किताबों से कई प्रश्न मिलेंगे। जिसने कंप्लीट देख लिया है, अभी तो मैंने 10th तक, पहले मैंने 12th तक पढ़ाया था, क्लास 6 से शुरुआत की थी, 12 तक कंप्लीट करा दिया था। लेकिन अब जो वीडियो लेकर आ रही हूँ उसमें मैं एक वीडियो में एक किताब कंप्लीट करा रही हूँ। बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए, उन वीडियो को थोड़ा थोड़ा शेयर करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। पहला विकल्प है 1070 किलोमीटर, दूसरा है 5920 किलोमीटर, तीसरा है 3,42,946 किलोमीटर और चौथा है 4,950 किलोमीटर। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई पूछी गई है 5,920 किलोमीटर। बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? पहला विकल्प है 61.11%, दूसरा है 13.91%, तीसरा है 10.41% और चौथा है 9.09%। तो राजस्थान भारत के लगभग 10.41% भाग पर फैला हुआ है। सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेड क्लिफ की राजस्थान में लंबाई कितने किलोमीटर है? पहला विकल्प है 1070 किलोमीटर, दूसरा है 5,920,
तीसरा है 3,42,946 किलोमीटर और चौथा है 4,950 किलोमीटर। तो रेड क्लिफ रेखा की लंबाई राजस्थान में कितने किलोमीटर है? 1,070 किलोमीटर। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय रेखा का नाम। ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है। भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतरराष्ट्रीय रेखा रेड क्लिफ। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अब ये भी कोई पूछने वाला क्वेश्चन है। पहला विकल्प है बिहार, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है राजस्थान। तो सबसे बड़ा अपना राजस्थान, डी विकल्प सही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। अब आपसे छोटा राज्य पूछ लिया जाए तो सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से है गोवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व सबसे छोटा जिला क्रमशः है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला बताना है। पहला विकल्प है जयपुर सिरोही, दूसरा है जोधपुर सिरोही, तीसरा है जैसलमेर धौलपुर और चौथा है जैसलमेर जोधपुर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर और सबसे छोटा है धौलपुर। यानी कि आप देख रहे हैं कि सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अवस्थित ही है। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। 23 अंश 30 मिनट से 30 अंश 12 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 69 अंश 30 मिनट से 78 अंश 17 मिनट पूर्वी देशांतर। पहला विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दक्षिणी अमेरिका, दूसरा है उत्तरी अमेरिका, तीसरा है एशिया और चौथा है यूरोप। तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। दोनों ही याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की भारत में स्थिति अवस्थित ही है। राजस्थान की भारत में अवस्थिति है, स्थिति को हटाइए। पहला विकल्प है उत्तर पश्चिम, दूसरा है दक्षिण पश्चिम, तीसरा है उत्तर पूर्व और चौथा है पूर्व पश्चिम। तो राजस्थान की भारत में अवस्थिति जो है वह है उत्तर पश्चिम। पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ किस संभाग में स्थित है? पहला विकल्प है भरतपुर, दूसरा है कोटा, तीसरा है जयपुर और चौथा है उदयपुर। तो कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ कोटा संभाग में है। बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त किस जिले में होता है? सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त किस जिले में होता है ये पूछा गया है। तो सबसे पहले सूर्योदय धौलपुर में होता है और सूर्यास्त भी सबसे पहले हो जाता है। सी विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य में सबसे बाद में सूर्योदय एवं सूर्यास्त किस जिले में होता है? यानी सबसे बाद में सूर्योदय और सबसे बाद में सूर्यास्त। तो वह होता है जैसलमेर में। बी विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है? पहला विकल्प है 5, दूसरा है 8, तीसरा है 7 और चौथा है 4। बताइए कितने पड़ोसी राज्य हैं? तो राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। याद रखिएगा। तो आज मैंने लिए थे 25 प्रश्न। 25 प्रश्न में आपने कितने प्रश्न सही किए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा।
और जो किताबें मैं पढ़ा रही हूँ, एक वीडियो में एक किताब को कंप्लीट करा रही हूँ, वो भी ज़रूर देख लीजिएगा थोड़ा सा समय निकाल कर। आप लोगों को ही उन किताबों को पढ़ने से लाभ मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।